प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति। तो देखो ये बेटा गतिकी का भाग है। गतिकी के अंदर देखो सरल रेखा में गति, समतल में गति, है ना, और मुक्त आकाश में गति। अब सरल रेखा में गति वस्तु कैसे जा सकती है, इसी एक लाइन के अंदर मान लो x अक्ष के अलोंग ही गति करे या y अक्ष के अलोंग ही गति करे या फिर z अक्ष के अलोंग गति करे, किसी एक अक्ष में गति कर रही है तो इसका मतलब वो सरल रेखा में गति होगी। 2D का मतलब होता है, यानी समतल में गति का मतलब होता है कि वस्तु दो रेखाओं के अनुदिश चले, है ना, जिससे दो निर्देशांक प्रभावित हो। जैसे एक तल में चले, यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर कोई वस्तु यहाँ से मान लो यहाँ पहुंच रही है ना, यहाँ से यहाँ, तो इसके अक्ष निर्देशांक भी प्रभावित हो रहा है और वाई निर्देशांक भी प्रभावित हो रहा है। और अगर मान लो वो यहाँ ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है तो इसका अक्ष भी प्रभावित हो रहा है, वाई भी प्रभावित हो रहा है, और जेड यहाँ ऐसे होता है ये जेड, तो ये भी प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब ये मुक्त आकाश में गति हो जाएगी या 3D मोशन हो जाएगी। ठीक है, अभी अपन जो बात करें वो सरल रेखा में। अभी जो वस्तु है वो केवल एक, मान लो इस लाइन में यहाँ से चल के और यहाँ पहुंच गई, तो केवल अक्ष निर्देशांक ही प्रभावित हुआ, वाई और जेड 0 है। अगर सपोज करो वाई ये ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे y निर्देशांक की प्रभावित हुआ, ये 2 0 है, अक्ष और जेड। अगर वो मान लो इधर चले, ऐसे सीधी रेखा में इस तरह से चल रही है, तो इसमें केवल जेड निर्देशांक की प्रभावित हो रहा है, बाकी 0 0 है। तो जिसके अंदर एक निर्देशांक की प्रभावित हो वो क्या है, सरल रेखा में गति होती है। अब देखो जब कोई वस्तु गति करती है तो कौन कौन सी राशियां प्रभावित होती है। एक तो देखो, एक वस्तु जब गति करती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, तो वहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक की तय की गई पथ की लंबाई याद करते हैं, जो दूरी बोलते हैं। फिर क्या विस्थापन हो सकता है। विस्थापन होता है कि वस्तु पहले प्रारंभ में कहाँ थी और अभी कहाँ है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, जो सीधी दूरी, विस्थापन। फिर इसकी चाल, दूरी में परिवर्तन की दर, फिर वेग, फिर वेग में परिवर्तन हो जाता है उसको त्वरण बोलते हैं। फिर एक भौतिक राशि और होती है जर्क, जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब ये सारे टॉपिक पूरे कर लोगे तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दूरी व विस्थापन की। तो देखिए दूरी क्या होती है, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे सपोज करो एक कण है, वो बिंदु ए पर है। कहाँ पर है, बिंदु ए पर कोई कण है और इसको बिंदु बी पर जाना है। ठीक है, ए पर कण था, बी पर इसको पहुंचना है। तो ये मान लो अब कैसे भी पहुंचा, यहाँ किसी भी पथ से पहुंचा। सपोज करो ये ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे पहुंचा, तो ये कितना इसने पाथ तय किया। इस पाथ की जो वास्तविक लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन, यानी प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट जो ऐसा कौन सा पाथ है जिससे हम यानी कम से कम दूरी तय करके हम पहुंच जाए। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए अगर हम ऐसे जाएगी, कण को हम ए से बी तक इस पाथ से लेके जाएंगे तो ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी, और सबसे न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ये भी दूरी हो सकती है, यानी विस्थापन है वो दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी है वो विस्थापन नहीं हो सकती। ये आवश्यक नहीं है कि विस्थापन है वो दूरी, देखो दूरी है वो विस्थापन हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दूरी है वो विस्थापन हुई। जब इसके अंदर विस्थापन केवल इतना ही है, जबकि अगर वस्तु इधर से जाएगी तो इसकी दूरी अधिक होगी लेकिन विस्थापन तो यही होगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने, अगर मान लो वस्तु ऐसे जा रही है, दूसरा पाथ है ना, तो ये वास्तव में कितना पथ तय करके जा रही है, वो तो दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन क्या रहेगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अगर मान लो अपने पास 3 रास्ते हो गए,
ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, है ना। अब आपको पूछ लें इन तीनों में विस्थापन कौन सा है, तो विस्थापन केवल ये जो दूसरा रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक पहुंचने में अगर इस सेकंड रास्ते पाथ से अगर ये जाएगी तब यही विस्थापन है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, ये अदिश राशि होती है, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, केवल इसका परिमाण मात्रक होता है, जैसे 5 मीटर 20 मीटर, है ना। इसमें कोई निश्चित पॉइंट अपन ऐसे निश्चित दिशा नहीं बता सकते, जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन के अंदर देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, हमें कहाँ जाना है, तो हमें ए से बी तक जाना है, तो ए से बी की तरफ इसकी दिशा हो गई, ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक इसकी दिशा हो गई ए से बी तक। विस्थापन की दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अगर वस्तु को बी से ए पर लाना होता तो विस्थापन की दिशा होती बी से ए की तरफ। तो क्या समझ में आया, विस्थापन की दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है, जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन पथ की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहलाता है, विस्थापन। अब दूरी कभी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। तो देखिए बेटा, इसका एक एग्जाम्पल लें। मान लो एक वस्तु है, वो बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु Q पर पहुंच जाती है, P से Q पर पहुंच गई। ठीक है, अब उसके बाद में Q से वापस आई और ये R पर यहां आ गई, अभी यहां आई। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, मान लो यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है और ये सपोज करो 2 मीटर है। ठीक है, तो दूरी तो हो गई 10 + 2 12 मीटर हो गई टोटल। जबकि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन तो अभी प्रारंभ वस्तु कहाँ थी, पहले यहाँ थी और अब ये यहाँ पर है ना, तो विस्थापन इसका केवल कितना हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस 10 - 2 8 मीटर हुआ। तो जब वस्तु इधर से इधर गई तो विस्थापन प्लस में था, लेकिन जब ये वापस इधर आई तो पहले से विपरीत दिशा हो गई, पहले से। तो जब Q से R की तरफ आ रही थी तो इसको नेगेटिव लिया हमने, है ना। तो विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक की होती है। ये 10 मीटर प्लस इसको भी 2 मीटर को भी प्लस में लिया, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो 12 मीटर हो गई। 10 मीटर तो ये P से Q तक पहुंचा, फिर Q से R तक 2 मीटर आया, तो 10 + 2। जबकि विस्थापन निकाला तो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी दिशा इधर थी 10 मीटर, फिर Q से R की तरफ आ रहे तो पहले से विपरीत दिशा हो गई, पहले से विपरीत दिशा, तो ये इसको हम नेगेटिव लेते हैं, 10 - 2 = 8। इसका मतलब Q से जब R पर वस्तु आई तब विस्थापन क्या था अपना, नेगेटिव विस्थापन था। अच्छा, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, सपोज करो कि वस्तु किसी यहाँ से स्टार्ट होके और R त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चलती हुई यहाँ वापस आ गई। ठीक है, इस पाथ की त्रिज्या है R। अब जब वस्तु पहले जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, 0। तो इसका विस्थापन तो हो गया 0, विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब विस्थापन 0 हो सकता है। जबकि दूरी निकालें तो दूरी बेटा ये वास्तव में कितना पथ तय करके आई है, यहाँ से चल के और ये जो पथ तय किया है ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और ये कितनी होगी, है ना, वर्ताकार पथ में R त्रिज्या की, तो इसकी जो परिधि है वो इसका पाथ होगी, तो इसकी दूरी हो गई 2πr। इसका मतलब दूरी है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है और शून्य भी नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। वाहनों के अंदर जो मीटर लगा होता है ना, 2 तरह के मीटर होते हैं, एक तो ओडोमीटर, एक स्पीडोमीटर। तो एक तो स्पीड मापता है, एक जो जिसके अंदर देखो किलोमीटर लिखे होते हैं वो होता है ओडोमीटर, जिसके अंदर वो किसको मापता है, दूरी को मापता है ना। आप कहीं पर भी घूम के आ जाओ और फिर जैसे घर से भी वापस आ गए तो क्या ओडोमीटर में रीडिंग 0 रहेगी,
नहीं रहेगी ना, उसमें कुछ किलोमीटर निकाले हुए होते हैं, तो वो दूरी को मापता है, ना कि विस्थापन को। ठीक है, ये तो अपने विस्थापन और दूरी के बीच में बेसिक सी बातें हो गई। अब हम इसके न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो हमने दूरी और विस्थापन को पढ़ा है, तो दूरी और विस्थापन में अगर अपन संबंध लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ। दूरी होती है वो या तो बड़ी होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकती है विस्थापन के, है ना। दूरी है वो या तो विस्थापन से ग्रेटर देन होगी, बड़ी होगी, या बराबर हो सकती। दूरी और विस्थापन दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। कभी दूरी है विस्थापन है वो दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ध्यान में रखना इस बात को। दूरी है वो विस्थापन से बड़ी होती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी विस्थापन है वो दूरी से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कण है, एक कण है यहां ए से चल के, और कण है ए से चलकर और इस पाथ को फॉलो करते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है ना। अर्धवृत्त के रूप में अर्धवृत्ताकार पाथ है जिसकी त्रिज्या अपने को आर दी हुई है। हमें पूछा गया है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करो। देखो बेटा, दूरी कौन सी होती है, ए से इस रास्ते से चली हुई वास्तविक पथ की लंबाई, तो इसका मतलब अर्धवृत्त की परिधि, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, अगर एक पूरे सर्कल में घूमता कण तो कितनी दूरी तय कर लेता, 2 पाई आर। अब आधे सर्कल में घूम रहा है तो पाई आर कर लेगा, सीधी सी बात है। और विस्थापन, विस्थापन कितना हो गया इसका, विस्थापन ए से बी तक सीधी दूरी, ये वाला विस्थापन होता है, यहां से यहां तक की ये सीधी दूरी, मतलब इस अर्धवृत्त का जो ये व्यास कहलाएगा। त्रिज्या हमें दे रखी है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो इसका अच्छा कैपिटल आर है ना, और विस्थापन हो गया 2r। आपको अनुपात बताना है दूरी और विस्थापन का, तो दूरी बटे विस्थापन कितना आ जाएगा बताओ, दूरी बटे विस्थापन आ जाएगा, दूरी है पाई आर और विस्थापन है 2r, r से r कैंसिल हो गया, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात आया π/2 अनुपात 1। ओके, पाई अनुपात सॉरी π/2 आया ना, तो पाई अनुपात 2 दूरी और विस्थापन का अनुपात हो जाएगा। अब देखो, एक कण अभी बिंदु ए पर है और ये जब बी पर पहुंचता है तो इसका विस्थापन ज्ञात करो। तो विस्थापन ए और बी के बीच की सीधी दूरी होती है, इसका मतलब हो गया डियर ये है इसका विस्थापन। जब ए से बी पर पहुंचता है तो इसका विस्थापन ज्ञात करो, है ना। तो ए से बी तक ये ऐसे है, ये यहां पर है ना, और मैं आपको बता दूं ये एंगल 90 डिग्री है, ये त्रिज्या r है, तो ये यहाँ पर बिंदु B है। जब कण A से B पर पहुंचेगा तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो A से B तक पहुंचने में, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका विस्थापन A से B तक सीधी सी बात है ये होगा। इसके अंदर देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके देखो 2 तरीके हैं। एक तो ये इस पूरे वर्त की परिधि का 1/4 ही भाग हो गया, लेकिन ये तो दूरी आएगी ना, दूरी तो हम निकाल सकते हैं, 2 पाई आर बट्टे 4 दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को क्या पूछा, विस्थापन बताइए, तो विस्थापन ए से बी की ये सीधी दूरी है बेटा, ये आर है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये केंद्र है इसका, ठीक है। तो अब इसके अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम निकाल सकते हैं ना, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, जैसे मैं इसको ओ मान लूं केंद्र को, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट ओ ए की वैल्यू आर है, इस ओ बी की वैल्यू भी आर है, तो अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो विस्थापन कितना हो गया आर स्क्वायर, तो आर, और इसका अंडर रूट 2 इंटू आर, ये विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु ए से बी तक पहुंचती है, तो ए से बी का विस्थापन, मतलब ये विस्थापन निकालना है, ए से बी का विस्थापन ये हो गया ना, यानी इसकी लंबाई निकालनी है ए बी की।
तो देखो बेटा, अगर कोण दिया होता है और इस तरह से हमें विस्थापन निकालना होता है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना विस्थापन का। विस्थापन कैसे निकालते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर? ऐसी कंडीशन में विस्थापन का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। याद रखना इस फॉर्मूले को। और पीछे वाला सवाल भी हम इससे कर सकते थे, ठीक है। 2r sin θ/2 है ना। जब पाइथागोरस प्रमेय ना लगे और ये कोण 90 डिग्री ना हो, देखो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, वो सार्वत्रिक सत्य क्वेश्चन वैसे नहीं कर सकते हम सारे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इससे हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है विस्थापन निकालने के, जिसमें कोण दिया होता है, कोई भी कोण दे दो चाहे, हम आराम से निकाल सकते हैं। जिसमें पाइथागोरस प्रमेय ना लगे, लगे तो भी ये काम में ले सकते हैं, ना लगे तो भी ये सूत्र काम में ले सकते हैं। तो ये याद रखना विस्थापन का 2r sin θ/2। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे आया। अच्छा, 2 r की वैल्यू कितनी है? r की r ही दे रखी है हमें, और साइन थीटा 120/2, तो ये हो जाएगा 2r साइन 120/2 साइन 60 डिग्री। तो ये आ गया बेटा 2r साइन 60 डिग्री का मान √3/2। 2 से 2 कट गया तो विस्थापन क्या आया? r√3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? जहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तब तो एक तरीका और है अपने पास, लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही, ये समकोण त्रिभुज ना दिया हुआ हो, तो आप विस्थापन निकालने का फॉर्मूला लगाओगे 2r sin θ/2 जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गतिशील है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसके अंदर समझना सवाल को क्या पूछ रहा हूं। ए बिंदु से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, वो ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है, ए दे रखी है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया, ए दूरी तय करी, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, ए दूरी तय करी, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ए दूरी तय करी। तो अगर आपको दूरी पूछता तो हम कहते थे a + a + a 3a हो जाती, लेकिन आपको क्या पूछा है? विस्थापन पूछ लिया, यानी a से b तक की ये जो सीधी दूरी है ये विस्थापन हो गया। अब आप सपोज करो कि ये घन है, इसको 3D के अंदर थोड़ा सोचो। ये एक कोणा a है ना, एक कोणा a है। सपोज करो, मान लो इस कमरे के इस कोने के अंदर अभी ऑब्जेक्ट है, फिर ये देखो कैसे चला, a से b तक, सपोज करो इससे उस कोने में गया, फिर ये ऊपर गया और फिर ये इधर इस कोने में गया। तो इस कोने में था, अभी कौन से कोने में? इस कोने में। थोड़ा सा 3D में सोचो, ये a बिंदु, तो a बिंदु मैंने कहा कि इस कोने में, फिर ये a दूरी चला तो a दूरी मान लो वहां चल गया, फिर ये a ऊपर चला तो a ऊपर चला गया, फिर a इधर चला तो a इधर चला गया, ठीक है। तो इस कोने से इस कोने में, यानी इस घन का विकिरण हो गया, है ना। ये a पर है, अभी सामने वाले कोने पर है, तो ये क्या कहलाएगा? घन का विकिरण कहलाएगा। और घन के विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है? घन के विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a होता है क्या? जब हम इसको निकालेंगे तो √3 इंटू भुजा होगा घन का विकिरण। अच्छा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका बताओ? भुजा a दे रखी है तो √3a, याद रखना इसको। इसका एक तरीका और होता है, वेक्टर से भी हम कर सकते थे, वेक्टर से भी कर सकते थे, ai प्लस aj माइनस ak, इसका √, निकालते तो भी हो जाता है, लेकिन अभी आपका वेक्टर पढ़ा हुआ नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, बताने से कोई फायदा नहीं है। यानी ये तरीका आप समझ लो, है ना, वेक्टर से और भी आसान कर लोगे, वेक्टर के अंदर भी सवाल को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम एक तरीका अपने पास बचा हुआ है जो इसका विकिरण है। और आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, घन के विकिरण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। तो आपको विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी निकालनी थी, मतलब इस घन का विकिरण हो गया, और विकिरण हो गया भुजा √2, भुजा है a तो √3 इंटू a इसका विस्थापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक r त्रिज्या का पहिया धरातल पर रखा है, ठीक है, संपर्क बिंदु P है। यदि पहिया बिना फिसले लुढ़कता हुआ आधा चक्कर, यानी ऐसे घूम के आधा चक्कर, ऐसे खिसकाना नहीं है, ये ऐसे घूम के आधा चक्कर पूर्ण करता है, तो संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, जब ये यहाँ ऐसे घूमेगा, आधा चक्कर घुमाना है इसको, पहिया आधा जब चक्कर जब घूमेगा
तो सपोज करो इसके ऊपर का बिंदु पी डैश है, तो ये पी डैश कहाँ जाएगा, है ना, ये जो ऊपर का जो बिंदु है, ऊपर का बिंदु कुछ भी मान लो, ओ मान लो, जो ओ बिंदु है वो कहाँ जाएगा, ऐसे जब ये घूमेगा तो ओ बिंदु नीचे आएगा, ये यहाँ आ गया भैया, आपका जो ओ बिंदु था वो तो आ गया नीचे, और ये देखो घुमा के देखो उसको, ऐसे घूमेगा तो ओ तो नीचे ही रह गया और पी बिंदु ऊपर आ गया। तो अगला कह रहा है कि आधा चक्कर पूर्ण करता है तो संपर्क बिंदु पी का विस्थापन, ये पी अब कहां पर पहुंच गया, पी डैश पर पहुंच गया। तो आपको विस्थापन ज्ञात करना, मतलब यहां से पी से पी डैश की दूरी बतानी है, ये इसका विस्थापन होगा ना, पी से पी डैश का विस्थापन कौन सा हो जाएगा, पी से पी डैश का विस्थापन ये हो जाएगा ना, पी से, अभी ये पी कहां पर पहुंच गया, पी डैश, तो ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा पी ओ कितना हो जाएगा बताओ, जब ये आधा चक्कर पूरा करा है तो यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई, अरे सीधी करो इसको, ऐसे घुमाया तो देखो ये ओ है वो नीचे पहुंच गया, मतलब ये इतनी इतनी दूरी इसने तय कर ली ये वाली, तो ये आधी हो गई परिधि, है ना, परिधि का इसकी परिधि का आधा भाग हो गया ना, तो ये दूरी हो गई पाई आर। अच्छा ये कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आर है तो ये इसका व्यास हो गया 2r हो गई, आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं हम। पी डैश कितना हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा अंडर रूट पी ओ स्क्वायर प्लस ये ओ पी डैश स्क्वायर, समझ में आया ना, ये तो 2r हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन जब ये आधा चक्कर पूरा करेगा तो इसको देखो संपर्क करने वाली ये सारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी सड़क को संपर्कित करते जाएगी, ऐसे लुढ़काएंगे और बिंदु ओ पर पहुंच गई, ठीक है। तो ये इतनी इतनी ये जो ये वाली दूरी है ये यही दूरी है, और ये होती है वर्त की अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि मतलब पाई आर। तो कितना आ जाएगा, पी ओ की वैल्यू बताओ, पाई आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओपी कितना है 2r का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे आ गया आपका अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो आर स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट क्या बचेगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपके पास पाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4 पाई स्क्वायर प्लस 4, आर को बाहर ले लो क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु 6 मीटर पूर्व की और इसके पश्चात 8 मीटर उत्तर की ओर गति करती है, तो वस्तु द्वारा तय दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। देखो बेटा ऐसे डायरेक्शन वाले सवाल कैसे करोगे, ऊपर की तरफ लेते हैं उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। तो पहले 6 मीटर उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ जा रही है तो 6 मीटर आप ऐसे चलाना, इसके पश्चात 8 मीटर उत्तर की तरफ, फिर 8 मीटर ऊपर की तरफ चलाना। अब वस्तु कहाँ है, मान लो ए से चली थी अभी बी पर है, तो दूरी कितनी होगी, 6 मीटर इधर गई 8 मीटर इधर गई, तो दूरी होगी 6 + 8 बराबर 14 मीटर, ओके। अच्छा विस्थापन, विस्थापन ये सीधी दूरी होगी, विस्थापन क्या हो गई, ये सीधी दूरी होगी ए बी, तो ए बी हम ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। विस्थापन, विस्थापन कितना हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 36 प्लस 64, 36 और 64 100 गए बराबर 10 मीटर, तो इसका विस्थापन ये कितना है, विस्थापन तो 10 मीटर है और दूरी 14 मीटर है, ठीक है। तो आज हमने बात करी दूरी और विस्थापन की, अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर बात करेंगे
चाल के बारे में। ठीक है।